बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज आर्टिकल है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल में हमने कुछ ऐसी टर्म्स डिस्कस करनी है जो कि हम पहले वेव मोशन के लिए डिस्क्राइब कर चुके हैं, लाइक एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड आ जाता है, इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है और वाइब्रेशन आ जाता है। लेकिन इसको हम ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्यों डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए आप यहां पे देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको आपने किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है। इनिशियली ये अभी रेस्ट पोजीशन में है। हम इसमें वेव्स प्रोड्यूस करवाना शुरू करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वेव्स आपको उस पॉइंट की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही हैं। अब इसको दोबारा से रेस्ट पोजीशन में ले आते हैं। अब इसमें आपने कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, लाइक ए, बी, सी और डी। हमने ये 4 ऑर्बिटरी पॉइंट्स यहां पे कंसीडर कर लिए हैं। अब अगर आप दोबारा इसमें वेव्स जनरेट करते हैं तो अपेरेंटली आपको अभी भी वेव लग रही है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन अब अगर हम उन चारों पॉइंट्स को स्टडी करते हैं तो हर एक पॉइंट आपको एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन करता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेव बेसिकली क्या है, एक सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेटरी मोशन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट टर्म यहां पे हमने डिस्कस करनी है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, ये इंस्टेंटेनियस का वर्ड आप लोग पहले भी चैप्टर नंबर 5 में या चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या जिसको हम उर्दू में लम्हा कह सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि किस तरह से वाइब्रेटरी मोशन में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये देखें, आपके सामने एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें मैस के साथ आपने एक पॉइंटर पी को अटैच किया हुआ है, और हमारे पास एक पेपर की स्ट्रिप है जो कि आपने इसके बैकग्राउंड में रखी हुई है। अब अगर हम इनिशियल पोजीशन को स्टडी करते हैं तो ये जो पोजीशन आपको नजर आ रही है, दिस इज द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन को अगर आप लाइन की फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो हम उसको यहां पे नाम देंगे रेफरेंस लाइन का। अब हम इस मैस को इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं, और इस तरह से ये मैस बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर देता है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके साथ जो आपने पॉइंटर अटैच किया हुआ है या मार्कर अटैच किया हुआ है, वो इसके बैकग्राउंड में रखे हुए पेपर के ऊपर एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनाना शुरू कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसी प्रोसेस में बैकग्राउंड में रखे हुए पेपर स्ट्रिप को कांस्टेंट स्पीड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाना शुरू कर दें, तो आप देख सकते हैं कि वो जो स्ट्रेट लाइन पहले जनरेट हो रही थी, अब उसकी जगह पे आपको एक खास किस्म की वेव फॉर्म नजर आना शुरू हो गई है। अब इस वेव फॉर्म में स्टूडेंट्स, अगर हम एक पोर्शन को कंसीडर कर लेते हैं जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ है बाय द नेम ए, बी, सी, डी एंड ई, हम वो पोर्शन वेव का कंसीडर करेंगे जो कि रेफरेंस लाइन से ऊपर है। अब स्टूडेंट्स, इसमें आप देखिए, पॉइंट ए से अगर हम मोशन को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो टाइम बढ़ने के साथ ऑब्जेक्ट का अपनी मेन पोजीशन से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आप टाइम की थोड़ी सी और वैल्यू इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू और इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, और फिर एक फिक्स पॉइंट बी के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और फिर जब बी पॉइंट से आप आगे मूव करना शुरू करते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और टिल पॉइंट सी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है। इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि टाइम के लिहाज से वेरी कर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, the displacement of object
फ्रॉम MP stand for mean position at any instant of time। ठीक है, और स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली हमने यहां पे डिस्क्राइब करना है कि x वेरीज with increase in time। x की वैल्यू टाइम के बढ़ने के साथ साथ चेंज होती है। आपने देखा था कि कभी ये वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है और कभी ये वैल्यू डिक्रीज करती है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड टर्म जो आ जाती है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, जिसको x नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसके लिए आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वेव का वही पोर्शन है जो अभी हमने सिलेक्ट किया था ABCDA, जिसमें हमने पॉजिटिव पोर्शन यानी कि वो पोर्शन जो कि मीन पोजीशन से ऊपर होता है उसको कंसीडर किया था। अब पॉइंट A से जब हमने फर्दर आगे मूव करना शुरू किया था तो हमारे पास पॉइंट B आता है, जिसपे अभी हमने बात की थी कि यहां पे डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इसी तरीके से आप अगर फर्दर मूव करते हैं तो फर्दर मूव करते हुए D पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो रेफरेंस लाइन से या मीन पोजीशन से क्या आ जाता है, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का या सिंपली एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, और इसको x नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आप दोनों पोर्शन में यानी कि मीन पोजीशन से अबव और मीन पोजीशन से बिलो रीजन जो है उसमें देखें तो दोनों डिस्टेंसेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आइए इसकी अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम डिस्क्राइब करेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from mean position of vibrating object. This is known as amplitude, or x naught remains same with increase in time। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आ जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है दैट इज वाइब्रेशन। स्टूडेंट्स ये वाइब्रेशन क्या होती है, इसके लिए हम डायग्राम बना के इसको देखते हैं। अभी जो हमने वेव फॉर्म डिस्कस की थी उसके रिस्पेक्ट से हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। जिसमें हमने टाइम की वैल्यू को रखना है अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्टेंस की वैल्यू को हम रखेंगे अलोंग वाई एक्सिस। ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है, इसको हम नाम दे देंगे एम्पलीट्यूड, और ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, इसको भी हम नाम दे देंगे एम्पलीट्यूड। नेगेटिव साइन यहां पे हमने इस वजह से डिस्क्राइब किया है क्योंकि हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए या अदर एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्क्रिप्शन के लिए लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब हम इसमें अगर नाम दे देते हैं तो दिस इज द पॉइंट ए, इसको हम पॉइंट ए का नाम देते हैं,
एक्सट्रीम पोजीशन पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज डी, और ये पॉइंट आ जाएगा ई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उसी तरह की वेव फॉर्म बन गई है जो अभी हमने देखी थी। यहां पे हमने 2 पॉइंट्स का स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स का यहां पे आपने ख्याल रखना है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? उसमें पहला पॉइंट आ जाता है सेम पोजीशन, और दूसरा पॉइंट आ जाता है सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, एक वेव में आप किसी एक पॉइंट से मूव करना शुरू करें और दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए आप सेम पोजीशन पे आ जाएं और आपकी मोशन की डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम कहेंगे कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसको आप ऊपर दी गई डायग्राम के लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से, और इस पॉइंट पे पोजीशन का नाम है मीन पोजीशन, हम उसको एमपी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज द लेवल विच इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको ईपी से ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी, और ये वाली लोअर एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, हम यहां पे अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, और हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज अपवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ए पॉइंट से मूव करते हुए अगर बी पॉइंट तक चले जाते हैं तो ये 2 बातें सिर्फ आपने जहन में रखनी है। हम मीन पोजीशन से स्टार्ट करके एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अभी सेम पोजीशन भी नहीं आई, अभी एक वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं होगी। फिर बी पॉइंट से मूव करके अगर मैं सी पॉइंट पे आ जाता हूं तो सी पॉइंट पे भी मैंने इन दोनों बातों को डिस्कस करना है। अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं तो ए पे भी मीन पोजीशन था, सी पे भी मीन पोजीशन है। इसका मतलब यह है कि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ सेम पोजीशन पे आ गया हूं। लेकिन यहां पे सिर्फ आपने पोजीशन को नहीं देखना, आपने साथ में डायरेक्शन को भी देखना होता है। पॉइंट ए पे मूव करते हुए मेरी डायरेक्शन अपवर्ड थी, जबकि पॉइंट सी के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करें तो डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाती है। अब चूंकि जहां से ए पॉइंट से जब आपने शुरू किया था तो आपकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, इसका मतलब है कि अभी एक वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हुई। आप मूव करते हुए पॉइंट डी पे जाते हैं, सो पॉइंट डी इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन, इसको एक्सट्रीम पोजीशन का नाम दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें फर्दर मूव करना पड़ेगा और पहुंचते पहुंचते हम चले जाएंगे पॉइंट ई के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप पॉइंट ई पे पहुंचते हैं तो उस वक्त आपकी पोजीशन मेन पोजीशन बन जाती है, और डायरेक्शन जो है वो भी क्या बन जाएगी? अपवर्ड बन जाएगी। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ए बी सी डी ई इज द वन वाइब्रेशन, ये एक वाइब्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बी पॉइंट से स्टार्ट करें तो बी पॉइंट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, और आप मूव करते हुए अगर आप जाएंगे तो नेक्स्ट इससे सिमिलर पॉइंट जहां पे वाइब्रेशन कंप्लीट होती है दैट इज द पॉइंट एफ। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए सेम एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएंगे तो इसको भी हम क्या नाम देते हैं? एक वाइब्रेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर आप अपर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो दोबारा अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे आएंगे तो वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, और अगर आप लोअर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो दोबारा लोअर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आएंगे तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में वो ये कहता है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन, या फिर हम इसको ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, या हम इसको साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी डेफिनेशन जो है वो अगर हम यहां पे लिखें तो वो दूसरी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? मोशन
of body from 1 EP stand for extreme position back to same extreme position। यानी कि अगर आप अपर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे ही आप पहुंच जाएंगे, अगर आप लोअर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां तक पहुंचने के बाद आपकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। और हमारे इस प्रोसीजर के मुताबिक हम यहां पे लिख सकते हैं कि A B C D E, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन वाइब्रेशन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं B C D E F, दिस इज वन वाइब्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इससे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसको हम टाइम पीरियड की फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम दोबारा से एक वेव फॉर्म बना लेते हैं तो इस वेव फॉर्म से देखिएगा कि जितनी भी वाइब्रेशंस को हमने यहां पे ड्रॉ किया है, उन तमाम वाइब्रेशंस के कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से टाइम की वैल्यू हम प्लेस करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्टेंस की वैल्यू होती है अलोंग वाई एक्सिस। अब इसमें देखें, जहां से वेव ने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देना है। ठीक है, अब रेपिटेशन कहां से आती है? अगर हम इसको नेम्स देते हैं तो दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि एक वाइब्रेशन ई पॉइंट तक कंप्लीट हो रही है और दूसरी वाइब्रेशन ई से स्टार्ट होके आई पॉइंट तक कंप्लीट हो रही है। अगर स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व करें तो हमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि ए से ई तक जाते हुए जितना टाइम लगता है, ई से आई तक जाते हुए भी उतना ही टाइम लग रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए हमेशा एक ही जितना कांस्टेंट टाइम लगता है, और उस कांस्टेंट टाइम को हम क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड का नाम देते हैं। कैपिटल टी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड बेसिकली टाइम होता है और टाइम का यूनिट आप लोगों ने सेकंड पढ़ा हुआ है, तो यहां पे भी हम इसी तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ द टाइम पीरियड इज सेकंड। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ वेव्स बनाते हैं। इन दोनों पोर्शंस के दरमियान में सपोज कर लेंगे टाइम की वैल्यू
1 सेकेंड है। ये हमारे पास फर्स्ट वेव आ गई। दिस इज सेकेंड वेव। एंड दिस इज थर्ड वेव। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि बताएं 1 सेकेंड में इस वेव की कितनी वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि यहां पे एक वाइब्रेशन है। हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि दिस इज 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। अगर हम सेकेंड फॉर्म में देखते हैं तो यहां तक एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है और उसके बाद दूसरी वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं 2 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। अगर हम इस थर्ड वेव फॉर्म में देखें तो यहां पे 3 वेव्स हमें कंप्लीट होती हुई नजर आ रही हैं, 1 2 एंड 3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 वाइब्रेशंस इन द सेम टाइम, और टाइम की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है, किसी भी इवेंट की अकरेंस को किस ड्यूरेशन में, 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में, 1 सेकेंड में कोई इवेंट अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। लाइक यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास एक इवेंट है, ये 1 सेकेंड में अपने आप को कितनी दफा रिपीट कर रहा है, 1 दफा रिपीट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। यहां पे वही इवेंट अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 वाइब्रेशन पर सेकेंड, और यहां पे इवेंट अपने आप को 3 बार रिपीट कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 वाइब्रेशन पर सेकेंड। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड is called frequency। इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। कैपिटल टी किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, ये अभी हम टाइम पीरियड के लिए इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो यहां से इसकी दूसरी डेफिनेशन बनती है कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, अगर ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है और मैं आपसे पूछूं कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या बनेंगे, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो 1/सेकंड जो है इसका यूनिट बन जाएगा, जिसको हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेकंड, और इसको नाम दिया जाता है हर्ट्ज का, जिसको hz से रिप्रेजेंट किया जाता है। या हम इसको लिख सकते हैं वाइब्रेशन पर सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं साइकिल पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसके यूनिट्स होते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट की बात करेगा तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे हर्ट्ज में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आइए इससे नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या चीज है?
एंगुलर का वर्ड आपने चैप्टर नंबर 5 में काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को एंगल्स में मेजर किया जाता है, तो यहां पे भी इसका कॉन्सेप्ट इसी तरह से ही है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ये भी हम डिस्क्राइब करके हैं कि इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कंप्लीट होने वाली वाइब्रेशंस को फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। अगर आप एक सेकंड में कंप्लीट होने वाली नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एंगल के फॉर्म में डिस्क्राइब करना शुरू कर दें तो रिजल्टिंग न्यू क्वांटिटी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in 1 second in रेडियन। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो एंगल का ऐसा यूनिट यूज किया जाता है वो रेडियन है, इस वजह से इसको हम रेडियन में डिस्क्राइब करेंगे। इट इज सिंबलाइज्ड बाय ओमेगा, ओमेगा से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहां पे इसको लिखते हैं मैथमेटिकली दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई into f, where f is representing the linear frequency. This is angular frequency in terms of linear frequency. और इसका एक और फॉर्मूला होता है कि इफ हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दें दैट इज 1/t, तो यही फॉर्मूला इस शेप में आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय t। सो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे, और अगर आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली है स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो आपने एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स जो है उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एंगुलर वेलोसिटी के जो यूनिट्स होते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के भी सेम यूनिट्स होते हैं। अब इन दोनों में हम डिस्क्रिमिनेट किस तरह से करेंगे कि कब हम ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे और कब हम ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी ओमेगा की वैल्यू एंगल में लिखी होगी, लाइक फर्ज कर लें, ये एग्जाम्पल के तौर पे है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन x इज इक्वल टू से x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पे ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो जब भी ये वैल्यू एंगल के अंदर आएगी तो फिर हम इसको किस चीज का नाम देंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। अब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई जो कि एंगल की वैल्यू है, साथ में लिख लें फ्रीक्वेंसी। दोनों में से किसी भी फॉर्मूला से आप इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर आप इसको यूज कर लें तो भी यूनिट्स निकल आएंगे, टाइम पीरियड की फॉर्म में अगर आप इसको यूज कर लें तो भी इसके यूनिट्स निकल आते हैं। स्टूडेंट्स मुझे यह बताएं कि एंगल का यूनिट क्या होता है। एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं वाइब्रेशन पर सेकंड। अब बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस तो एक नंबर है, नंबर्स का यूनिट आप लोगों को पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर पर सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी सेकंड -1।
तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ओमेगा का ऐसा यूनिट बन जाएगा जिसको हम लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।